सकता हूँ ये चैप्टर बहुत अच्छा है आपके, मतलब एक तरीके से कह सकते हो आपको समझने का जो एनालिसिस है ना बहुत आसानी से आप मेरे से जैसे कन्वर्सेशन नॉर्मली बातचीत करते हो ना, वैसे ही इस चैप्टर को हम देखिएगा बहुत आसानी से क्लियर कर देंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ना हमारे भारत का जो इतिहास है यानी कि जो हिस्ट्री है बहुत ही ज्यादा एटर्नल है। एटर्नल मतलब हम कह सकते हैं बहुत सदियों पुरानी है, ठीक है। जैसे हम लोग ने देखा होगा अपने मम्मी पापा से सुना होगा त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और ये कलयुग चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, मनुष्य ने अपने यानी जो इंसान है ना अपने आप को एक इस तरीके से अपने आप को बंधन में बांध लिया है जहां पे एक परिवार का गठन हो रहा है। यानी ये जो चैप्टर है ना नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का एक शुद्ध शब्द में अगर हम मतलब निकालते हैं हिंदी में, जिसका मतलब होता है राष्ट्रवाद। राष्ट्र का मतलब होता है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के लोग, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ एक बंधन में बनते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि दो अलग अलग अगर कम्युनिटी के लोग देखने को मिलते हैं तो कई बार उनमें लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन आप देखिए जब भाई वगैरह आपस में होते हैं, दो भाई खड़े होते हैं तो एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार होते हैं। सेम हमारे देश में क्या होता है ना, लोग एक राष्ट्र भक्त की भावना लोगों के अंदर जगाने की बात कर रहे हैं। यानी कि नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है जहां पे डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ आके मिलते हैं और अपने आप एक मजबूती के साथ जुड़ते हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अखंड भारत के अगर हम बारे में बात करते हैं, हमारे भारत का इतिहास बहुत ही ज्यादा एटर्नल था। बिफोर अगर हम 1947 के बारे में बात करते हैं, ना पाकिस्तान था ना बांग्लादेश था, भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश था। मेरी बात समझ रहे हो, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं। लेकिन समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत बड़ी सीमा लेके चल रहा है। राष्ट्रवाद का सीधा मतलब होता है, नेशनलिज्म का सीधा मतलब होता है जब हम लोग एक बंधन में बनते हैं। और इसकी शुरुआत होती है यूरोप में, फ्रांस से। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पे फ्रांस में सबसे पहले लुई 16 का नाम आपने 9th में पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। तो जो लुई 16 थे उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी जनता के ऊपर अत्याचार किया था, एक तरीके से कह सकते हो बहुत ज्यादा उनको परेशान किया था, जिसकी वजह से वहां पे नेशनलिज्म वर्ड आया था यानी नेशन स्टेट आया था। तो हम लोग इस लेक्चर की स्टार्टिंग करेंगे, यानी जो बेस है वो फ्रांस स्टार्ट होता है और इसका इम्पैक्ट भारत में कैसे पड़ा उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं यूरोप, जो कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट में से एक कॉन्टिनेंट है। मॉडर्न नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का मतलब मैंने अभी आपको समझा दिया है, ग्रो विद द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। यानी यहाँ पे एक नेशन स्टेट की मांग की जा रही थी। चेंज हाउ पीपुल अंडरस्टूड देयर आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंगनेस। ठीक है, यानी लोग किस तरीके एक बंधन में बनेंगे। यानी आइडेंटिटी मतलब क्या है, आप देखिए अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं, भारत अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग लेके आता है, यूएसए अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ्लैग लेके आता है। यानी हम अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। सेम इंडिया में बात करें, नेशनलिज्म डेवलप थ्रू द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉनिकल रूल। कॉनिकल का मतलब क्या होता है, भारत में अंग्रेजों ने करीब 200 साल तक शासन किया और जो 200 साल तक अपना कब्जा किया उसके बीच में भारत में बहुत ज्यादा अत्याचार इन्होंने किया। तो उसी को हम कॉनिकल रूल कहते हैं, जिसे हम तानाशाही कहते हैं। और उसके खिलाफ उन्होंने आजादी के लिए संघर्ष किया, यानी स्ट्रगल किया। किसने, भारतीयों ने। तो यहाँ पे स्ट्रगल किस तरीके किया, यानी जितने भी भारतीय थे उनकी फीलिंग को वर्नेस किया गया। यानी आप फीलिंग ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय द कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब वही कि जब पावरफुल कंट्री वीक कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे पावरफुल कंट्री कौन थी, ब्रिटिशर्स। वीक कंट्री कौन थी, इंडिया। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने लगातार संघर्ष किया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उसके ऊपर एक तरीके से हमने विरोध किया कि आप मेरे ऊपर अत्याचार ना करो। क्रिएटेड ए सेंस ऑफ यूनिटी। अब सेंस ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, देखिए आपको याद होगा हिंदू मुसलमान ये आपस में भाई दो ही कम्युनिटी सबसे पॉपुलर थी, इसके अलावा और भी बहुत कम्युनिटी थी। और जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियन थे। तो जो हिंदू और मुसलमान थे इन्होंने एक एक बंधन में अपने आप को बांधा और बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रगल किया, ठीक है। एंड डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीपल, वैसे तो बहुत सारे लोग थे यहाँ पे लेकिन दो मेन ग्रुप यहाँ देखने को मिलते हैं। हाउ एवर डिफरेंट क्लासेस एंड कम्युनिटी एक्सपीरियंस कॉनिकल रूल। जो अलग अलग जो कम्युनिटी थी वो अलग अलग, जैसे छोटा एग्जांपल देते हैं, आजादी का मतलब सबके लिए अलग अलग होता था। जैसे एक छोटा एग्जांपल देते हैं, एज ए टीचर मेरे लिए नेशनलिज्म का मतलब होगा मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हूं। एज ए फार्मर मेरे लिए होगा कि है ना मैं एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करूं, ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा उत्पादन हो। हर व्यक्ति के लिए नेशनलिज्म की मीनिंग अलग अलग हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे वही ले रहे हैं, देयर आइडिया ऑफ फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम। हर व्यक्ति के लिए जो फ्रीडम यानी आजादी का मतलब अलग अलग लिए था कि बिजनेसमैन के लिए बिजनेस अच्छा होगा, टीचर के लिए टीचिंग अच्छी होगी, डॉक्टर के लिए अपना प्रोफेशन अच्छा होगा। तो फ्रीडम सबके लिए दोस्तों क्या था, अलग अलग था। तो जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ट्राई टू ब्रिंग ऑल दीज ग्रुप टुगेदर एंड इनटू द नेशनल मूवमेंट। अब मैं दोस्तों थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में,
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना मेरे भाई, वो 1885 में बनी थी। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी कई फेज थे, जैसे अर्ली फेज कहा गया, फिर मिडिल फेज आता है इनका, जिसे हम मॉडरेट और असर्टिव में डिवाइड कर देते हैं, फिर आता है गांधीयन एरा। तो ये जो तीन फेज थे, जो लास्ट वाला फेज था जिसे हम गांधीयन एरा कहते हैं, गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस के लिए स्ट्रगल करते रहे, यानी अहिंसा के पुजारी कहे जाते थे। और इन्होंने कहा हम लोग जो चीजें प्रेम से एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, वो हम अत्याचार करके बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चीजों में थोड़ा सा गंभीरता समझिएगा दोस्त। द यूनिटी वाज नॉट इजी। अब देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग थे, तो इनको हम एक बंधन में बांधना इतना आसान नहीं था। इट्स अ वेरी हार्डफुल, ठीक है, एंड ऑफ्टन इन्वॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट। कई बार इनको विरोध का भी सामना देखने को मिला। After the early phase of nationalism, the movement became stronger in 1920s. अब 1920s में बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर देखने को मिल रहा था। तो अभी हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी सुनाएंगे। 1920s में जब हम नेशनलिज्म यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो हिंदू पार्टी के लोग थे, सबको एक साथ यूनाइट करने की बात चल रही थी थ्रू द, और यूनाइट किसके थ्रू किया गया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मेरी बात समझ में आ गई? एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ये दो मेन मूवमेंट है। एक तो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। आगे बोलते हैं, कांग्रेस वर्क टू इन्वॉल्व वेरियस सोशल ग्रुप। अब इन्होंने क्या किया? कई सारे सोशल ग्रुप्स के बारे में बात करना शुरू किया। मेरी बात समझ में आ गई कि नेशनलिज्म काम कैसे करेगा मेरे भाई, ठीक है। एंड ग्रेजुअली इंस्पायर्ड द मिलियन ऑफ इंडियंस। और जो नेशनलिज्म वर्ड था, ये बहुत बड़े लेवल पे काम किया गया दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा लोगों के दिलों में बस गया कि नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड था जो लोगों की फीलिंग को जोड़ने का काम कर रहा था। मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब लोगों की फीलिंग को जोड़ने का काम कैसे किया? देखिए, हमेशा लोगों के मन में दो चीजें बड़ी पॉजिटिव आती हैं, एक उसके जीवन का सबसे अच्छा दौर और एक उसके जीवन का सबसे बुरा दौर। तो उस समय क्या हुआ, जो 1910 का दौर चल रहा था, यानी कि 1910 के बाद यानी 11, 12, 13, 14, यानी जो 1910 से 1920 का जो दौर था, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल था। 1915 में गांधी जी भारत में आते हैं साउथ अफ्रीका से, ठीक है। और उसी समय देखते हैं कि जो भारत में ब्रिटेन है, वो भारतीय लोगों को जबरन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि जो दुनिया का सबसे बड़ा वॉर, जिसे ग्लोबल वॉर या वॉर टू एंड ऑल वॉर कहे जाते हैं, इनको वहां पे ले जाके फाइट करवा रहे थे। अब फाइट कर रहे थे तो कई सारे हिंदुओं की जान जा रही थी। मेरी बात समझ में आ गई ना? और जब हिंदुओं की जान जा रही थी, तो वहीं पे एक इंपॉर्टेंट केस क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग के हेड होते थे, यानी कि ऑटोमन एम्पायर में कैलिफ होते थे, और वहां पे जो कैलिफ थे उनको उन्होंने मार दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। अब जो पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गए? नाराज हो गए, गुस्सा हो गए। किससे गुस्सा हो गए? अंग्रेजों से गुस्सा हो गए। अब हुआ क्या, उनके बिहाफ में भारत में दो अली ब्रदर थे, लियाकत अली या मोहम्मद अली या शौकत अली कहते हैं, उन्होंने इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। और ये जो आंदोलन शुरू हुआ, ये बहुत बड़े लेवल पे शुरू हो गया। और जब ये आंदोलन स्टार्ट होता है, तो गांधी जी ने कहा यही एक ऐसा मौका है जिसमें हम हिंदू और मुसलमानों को एक साथ यूनाइट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन गांधी जी ने इसके बीच में, यानी 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है दोस्तों, और 1914 से 1918 के बीच में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा था, उसी समय भारत में भी एक अलग तरीके से उठापटक हो रही थी। यानी कि अलग अलग लेवल पे जो फोर्सफुली जो मूवमेंट चल रहे थे, दबावकारी आंदोलन जो चल रहे थे, उनको कैसे सप्रेस्ड किया जा रहा था, यानी कि अंग्रेज कैसे दबा रहे थे। तो गांधी जी ने पहले लोगों को भरोसा जीता। भरोसा कैसे जीता, हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, इन ए ईयर, ठीक है, इन ईयर आफ्टर 1919 वी सी द नेशनल मूवमेंट spreading to new area and the incorporating new social group and the developing new mode of struggle। यानी इन्होंने एक नया मोड़ दिया, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि आजादी सिर्फ एक व्यक्ति अकेले नहीं दिला सकता। आजादी के लिए सबको एक बंधन में बंधना पड़ेगा, यानी लोगों को न जात न पात, किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोगों को सिर्फ एक राष्ट्र दिखना चाहिए जिसमें लोग सिर्फ एक चीज के बारे में पूछे। अगर आपका धर्म पूछा जाए तो वी आर इंडियंस, ऐसा थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए। ऐसी विचारधारा के साथ इन्होंने भारत को एक करने की बात कही, ठीक है। तो ये जो दौर था, इस बीच में क्या उठक पटक हुई उसको समझते हैं पहले। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो आपको पता है वर्ल्ड वॉर का जो दौर होता है उसमें खर्चे बहुत होते हैं मेरे भाई। तो वो खर्चा आएगा कहां से? ठीक, तो अंग्रेजों ने भारतीयों के ऊपर क्या किया? वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कैसे? देखिए, डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस बाय वॉर लोन एंड इंक्रीज टैक्सेस। भाई जो भी है ना खर्चा हो रहा था, ये खर्चा कहां से पूरे किए जाएंगे? इनको मीट आउट कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने क्या किया? टैक्सेस बढ़ा दिए भारतीयों के ऊपर। इसके अलावा कर्जे लिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स को बढ़ा
दिया गया, हर जगह के प्राइस क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। एक तो भारत में ऐसे गरीबी, उसके बाद जो भी खर्चे हो रहे थे उनमें आप चीजों के रेट क्या कर रहे थे, हाई करते जा रहे थे। लोगों के अंदर एक आक्रोश पैदा हो रहा था, एक बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं गुस्सा, गुस्से की भावना लोगों के अंदर आ रही थी। मेरी बात समझ में। इसके अलावा फोर्स रिक्रूटमेंट यानी कि जबरन भर्ती किया जा रहा था सेना में, एंड रूरल एरिया, गांव कस्बों से लेके आते थे। वहीं 1918 से 1920-21 का जो दौर था, उसी समय क्रॉप भी फेल हो गई, यानी जब क्रॉप फेल हो गई तो लोगों को खाने की दिक्कत हो गई। जब खाने की दिक्कतें हो गई तो लोगों के अंदर और ज्यादा मात्रा में गुस्सा पैदा हो रहा था, किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति। एंड कंपेनियन बाय द इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और उसी समय जैसे अभी आपने देखा होगा रिसेंट में कोविड आया था, कोविड में लाखों लोगों की जान गई थी। उसी समय दुर्भिक्ष जिसे बोलते हैं इन्फ्लुएंजा, उस समय 120 to 130 लाख पीपल की डेथ हुआ था। मेरी बात समझे, यानी 120 से 130 लाख लोग मारे गए। आपकी बुक में 1.2 से 1.3 मिलियन लिखा होगा। तो आपको चीजें समझना है मेरे भाई कि समय बदल रहा था, सिचुएशन बदल रही थी। तो उसी समय गांधी जी एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सत्याग्रह, जो कि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत अच्छे से इसको इंट्रोड्यूस किया था। और वहां पे जो कह सकते हो ना, एक तरीके से रंग भेदी सरकार जिसे कहा जाता है, ठीक है, उनके खिलाफ लोहा लिया था। मेरी बात समझिए। और उसी आइडिया को वो भारत में अडॉप्ट करते हैं, इसे आइडिया ऑफ सत्याग्रह कहा जाता है। तो महात्मा गांधी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 को, और इसी डे को इमिग्रेशन डे के नाम से बनाया जाता है दोस्तों। मेरी बात समझो। और गांधी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत किया है, चारों तरफ नगाड़े ढोल ढोल बजना शुरू हो गया, एकदम मतलब कहते नहीं है कि जैसे शादी का समारोह होता है, वैसे गांधी जी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके का वेलकम किया गया। और उसी समय इनके एक राजनीतिक गुरु थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, वो उनको पूरे भारत का विजिट कराते हैं। और फाइनली जब ये गांधी जी यहाँ पे आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ये मिलते हैं, तो ये भारत की पहली आव हवा को महसूस करते हैं कि एक्चुअल में भारत में क्या ऐसी चीजें हैं जो लोगों को परेशान कर रही हैं। ये भारत में बहुत गरीब तबके के लोगों को देख रहे थे, एक से एक अमीर लोगों को भी देख रहे थे, तो इनके मन में बहुत सारे विचार डेवलप हो रहे थे। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन्फेसिस द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रुथ। इन्होंने कहा सत्याग्रह यानी सत्य पर जीत होगी, एंड सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट द injustice, the physical force was not necessary to fight the oppression। उन्होंने कहा अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो उस गलत का विरोध करिए, वो भी शांतिपूर्वक। जरूरी नहीं है कि हम मारपीट से ही किसी चीज को जीत सकते हैं। उनका मानना था जो चीज आप पीसफुल तरीके से कर सकते हो वो हिंसा से नहीं कर सकते, क्योंकि हिंसा अगली बार फिर कहीं ना कहीं बदले को जन्म देगी। यानी आप किसी को मारोगे तो अगला बार उसका जो वंश आएगा वो आपको फिर मारने की कोशिश करेगा। इसलिए किसी भी काम को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करिए, ऐसी विचारधारा गांधी जी लेके आ रहे थे। समय बदल रहा था, दौर बदल रहा था, गांधी जी ने लोगों का भरोसा जीरा। ठीक है, उसी समय जब गांधी जी 1916 का दौर था, जब वो वहां पे रैली कर रहे थे, तो एक राकेश शर्मा नाम के व्यक्ति लखनऊ में इनसे मिलते हैं और बिहार की आव हवा के बारे में बताते हैं कि चंपारण में कैसी दिक्कतें आ रही हैं और कैसे वहां के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिगो के प्रोडक्शन को लेके। तो गांधी जी जब ये बात सुनते हैं तो पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर हैड टू बी persuaded to see the truth, and instead of being forced to accept the truth through the use of violence, truth was born to ultimately triumph। महात्मा गांधी believed that it is a धर्म ऑफ नॉन वायलेंस। ये माना जाता था कि धर्म यानी कि अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहला जो मूवमेंट था 1917 में चंपारण में किया था, जिसमें ये बताया गया था इनको जबरदस्ती इंडिगो के प्रोडक्शन के लिए फोर्स किया जाता था। गांधी जी ने फाइनली स्ट्रगल किया और इसको यहाँ पे इस आंदोलन को बेस बना के फाइनली ये विजय प्राप्त कर लिए। जब ये विजय प्राप्त कर लिए तो लोगों के मन में इन्होंने बहुत बड़े लेवल पे भरोसा जीत लिया। जब भरोसा जीत लिया उसके बाद गांधी जी को अगला मौका मिलता है, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते हैं, जो कि इस समय क्या हुआ था कि फसल खराब हो गई थी। जब फसल खराब हो गई तो गांधी जी से ना इन लोगों ने निवेदन किया कि हमारे टैक्स क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए, यानी जो लगान था उसको माफी मांगने की बात करी। फाइनली यह आंदोलन भी गांधी जी का बहुत ज्यादा सफल होता है। उसके बाद अहमदाबाद में यहाँ पे जो वर्कर्स थे, इन्होंने मकान जो मालिक थे, मिल के मजदूर जो थे, उन्होंने मालिकों के खिलाफ आंदोलन किया और इन्होंने 50% बोनस की मांग कर रहे थे, जो कि गांधी जी ने इसको है ना 35% में राजी कर दिया था। मेरी बात समझ में आ गई? तो चीजें आपको समझना है। फाइनली ये आंदोलन भी बहुत ज्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो लगातार गांधी जी ने 3 आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे क्या हुए, विजय कर लिए। जब ये 3 आंदोलन बहुत तेजी से विजय हुए तो गांधी जी को लगने लगा
कि अब हम आजादी की ओर यानी फ्रीडम की ओर अग्रसर हो रहे हैं, यानी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बात से जो अंग्रेज लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। उसी समय एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जिन्होंने रॉयलेट एक्ट यानी सिडनी रॉयलेट नाम की महिला थी जो कि 1917 में इसको प्रपोज कर दिया, और 1918 में, ठीक है, और 19 का दौर था, 18-19 का दौर था, जिसमें है ना बेसिकली 19 माना जाता है, रॉयलेट एक्ट को पास करवाया। और जब पास करवाया तो गांधी जी इससे बहुत नाराज हुए, क्योंकि इसमें क्या था, बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का ऐसे कानून, क्या है, यानी किसी व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके कोई कार्रवाई या कुछ नहीं, सीधे उठाइए और 2 साल के लिए जेल में डाल दीजिए। गांधी जी बहुत ज्यादा नाराज हो गए इस बात से, और इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं को पकड़ा गया और जबरन जेल में डाल दिया गया। Gave the government enormous power to repress political activity। जो जगह जगह आंदोलन हो रहे थे इनको जबरन दबाने की बात की गई। And allowed detention of the political prisoner without trial for 2 years। मतलब 2 साल के लिए आप जेल में डाल दीजिए बिना किसी हौच पौच के, बिना किसी उसके। अपने आप से आप सोच के देखिए, इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट। अब इस तरीके का जो दौर था लोगों के मन में गुस्सा का भाव पैदा कर रहा था। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से। तो अब यहां पे क्या हुआ, अलार्म बाय द पॉपुलर अपसेट एंड सेक्रेट दैट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन और टेलीग्राफ इन सबको रोक दिया ताकि जो बड़े लेवल पे आंदोलन हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे, उनको किसी तरीके से रोका जा सके। लेकिन अंग्रेजों की ये मंशा बहुत दिन ज्यादा दूर तक नहीं चली। हुआ क्या, लोकल लीडर जो थे उनको उन्होंने पकड़ लिया। मेरी बात समझ में आए, लोकल लीडर 2 बहुत फेमस थे। मेरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। जो नेता थे, ठीक है, उनको जब पकड़ लिया, प्रोटेस्ट कर लिया, मैंने आपको बताया, अब मुझे कमेंट में बताना वो 2 नेता कौन थे जिनके बिहाफ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑफलाइन मैंने 25 दिन ये लेक्चर लिया, बहुत डिटेल में मैंने बताया, ठीक है। हाँ सही कहा आपने, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल 2 ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस आंदोलन का जब विरोध कर रहे थे तो इनको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। तो इनके साथ के जो लोग थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और एक जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में जगह थी वहां पर आकर ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। और उसी समय बैसाखी का मेला था। मेरी बात समझ रहे हो, बैसाखी का मेला लगा हुआ था, और जनरल डायर को ये बात पता चल गई। जैसे जनरल डायर को ये बात पता चली, उसने क्या किया, पूरे पूरे किले को, अमृतसर का जो जलियांवाला बाग था वो उसका एक ही एंट्रेंस पॉइंट था, और चारों तरफ से उसको घेर लिया। तर 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 गोली चलाना शुरू कर दिया, और जब तर 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 गोली में सैकड़ों लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, मतलब बहुत ही कत्लेआम हुआ। जनरल डायर के सामने लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन उस पापी निहत्थे को 1% दया नहीं आई। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो उस दौर की जो घटना थी बहुत खतरनाक थी, ठीक है। तो आप एक और चीज ध्यान रखिएगा, और उसी समय उस एरिया में मार्शल लॉ लागू था। मार्शल लॉ एक ऐसा, जैसे आज की डेट में अगर आपने सुना होगा, कर्फ्यू लग गया, 2 या 2 से ज्यादा लोग नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, कर्फ्यू लग गया था, यानी ग्रुप में लोग नहीं खड़े, और लोगों को पता नहीं था, मार्शल लॉ लगा हुआ था, और लोग इकट्ठा हो गए। जनरल डायर को गुस्सा आ गया कि यार मेरे दिए हुए आदेश का अपमान कैसे हो गया, गोलियां चलवा दिया उसने। तो फाइनली क्या हुआ, और जो महात्मा गांधी थे उनको दिल्ली में आने से भी रोक दिया। अब बात सोचिए, अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन एंड प्रोवोकिंग द वाइड स्प्रेड अटैक ऑन ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। मार्शल लॉ वाज पुट, जनरल डायर टुक कमांड, जनरल डायर के हाथ में कमांड आ जाती है। और ये बहुत बड़े लेवल पे इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, अपनी शान को मेंटेन करने के लिए, इन्होंने देखिए बहुत ही मतलब एक तरह से नरसंहार कर दिया, कत्लेआम कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो चित्र, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब बेचारे एकदम बिलख रहे थे। इस आदमी को दया नहीं आई। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट था, लार्ज क्राउड हैड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग, बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी एंड मेनी विलेजर्स वर अनअवेयर। अब किसी को पता ही नहीं था कि यार यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है। अब आपको पता हो, आप अंधेरे में जा रहे हो, रास्ते में गड्ढा हो, आपको क्या पता कि गड्ढा है, आप कूद गए, गिर गए उसमें। सेम कंडीशन मार्शल लॉ का, कितने बेचारे लोग जिनका कोई दोष नहीं था मार दिया गया। गांधी जी इससे एकदम व्याकुल हो उठे, कहें अब सहन शक्ति हमारे अंदर से बाहर हो रही है। डायर इंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, किलिंग hundreds। मैंने अभी आपको बताया, his object as he declared later was to produce a moral effect to create in the mind of सत्याग्रही और फीलिंग ऑफ टेरर एंड अवे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो नरसंहार हो रहा था, गांधी जी इससे बहुत ज्यादा नाराज थे। अब गांधी जी कहते हैं यही एक ऐसा समय है जहां पे अब हम लोग को एक होने का समय, यानी हिंदू मुसलमानों को एक करने की बात कर रहे थे कि महात्मा गांधी नाउ, ठीक है, फेल्ट दैट नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इंडिया। इन्होंने कहा अब कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं होगा, आंदोलन भी बहुत बड़े लेवल पे चलेगा। ऐसा आंदोलन जो अंग्रेजों की जड़ों को हिला दे आया था। खिलाफत के बारे में पता चल गया कि 2 अली ब्रदर थे जो खिलाफत मूवमेंट यानी मुसलमानों को लीड कर रहे थे। गांधी जी को ये बात पता चल गई।
तो गांधी जी ने उनसे बात की। किससे बात की? खिलाफत इशू को लेके गांधी जी ने एक पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी। उसमें गांधी जी बताते हैं कि भारत में अंग्रेज इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि भारतीय यानी इंडियंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भारतीय सपोर्ट ना करें, भारतीय अपना समर्थन खींच लें, तो अंग्रेज कुछ दिन के मेहमान है भाई, ये छोड़ के यहां से भाग जाएंगे। ये बात गांधी जी ने कही और इनको समझाते हैं मूवमेंट शुड अनफोल्ड स्टेज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज अ रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कंपेनियन वुड बी लॉन्च। अब इसमें सरकार ने कहा कि जितने भी अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें इनको आप बायकॉट कर दो, यानी रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, यानी कि स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे थे गांधी जी। मेरी बात समझ में आ गई? दो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टर्न एक्सटेंसिव। अभी मैंने बताया शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, दो खिलाफत को लीड कर रहे थे और ये गांधी जी के साथ मिल जाते हैं। बिटवीन द सितंबर एंड द दिसंबर ऑन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। इसी समय दो मेन सेशन होते हैं, नागपुर का सेशन जो कि दिसंबर 1920 में होता है। कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। और इसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि हिंदू और मुसलमान, गांधी जी कह रहे थे यही एक ऐसा समय है जहां पे हिंदू और मुसलमानों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं। जब हिंदू और मुसलमान यूनाइट हो गए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा जनाधार बन चुका था, क्योंकि उनको लगता था, गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि भारत में अंग्रेज इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ना, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। गांधी जी इस बात को समझ चुके थे, तो गांधी जी क्या करते हैं? मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी एंड थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल। अब उस समय जहां जहां ब्रिटेन का कंट्रोल था वहां से जनता को बाहर निकालने की बात की गई। तो गांधी जी ने उनसे बात की। किससे बात की? खिलाफत इशू को लेके गांधी जी ने एक पुस्तक लिखते हैं हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी गई थी। उसमें गांधी जी बताते हैं कि भारत में अंग्रेज इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि भारतीय यानी इंडियंस उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर भारतीय सपोर्ट ना करें, भारतीय अपना समर्थन खींच लें, तो अंग्रेज कुछ दिन के मेहमान है भाई, ये छोड़ के यहां से भाग जाएंगे। ये बात गांधी जी ने कही और इनको समझाते हैं मूवमेंट शुड अनफोल्ड स्टेज इन द केस ऑफ गवर्नमेंट यूज अ रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कंपेनियन वुड बी लॉन्च। अब इसमें सरकार ने कहा कि जितने भी अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें इनको आप बायकॉट कर दो, यानी रिफ्यूज कर दो, मना कर दो, यानी कि स्वदेशी अपनाने की बात कर रहे थे गांधी जी। मेरी बात समझ में आ गई? दो द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड शौकत अली टर्न एक्सटेंसिव। अभी मैंने बताया शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है, दो खिलाफत को लीड कर रहे थे और ये गांधी जी के साथ मिल जाते हैं। बिटवीन द सितंबर एंड द दिसंबर ऑन इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। इसी समय दो मेन सेशन होते हैं, नागपुर का सेशन जो कि दिसंबर 1920 में होता है। कंप्रोमाइज वाज वर्क आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज एडॉप्टेड। और इसी समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एडॉप्ट कर लिया गया, यानी कि हिंदू और मुसलमान, गांधी जी कह रहे थे यही एक ऐसा समय है जहां पे हिंदू और मुसलमानों को हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनाइट कर सकते हैं। जब हिंदू और मुसलमान यूनाइट हो गए तो ये आंदोलन बहुत बड़ा जनाधार बन चुका था, क्योंकि उनको लगता था, गांधी जी इस बात को समझ चुके थे कि भारत में अंग्रेज इसलिए शासन कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा ना, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे। गांधी जी इस बात को समझ चुके थे, तो गांधी जी क्या करते हैं? मूवमेंट इन द टाउन्स, मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटी एंड थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल। अब उस समय जहां जहां ब्रिटेन का कंट्रोल था वहां से जनता को बाहर निकालने की बात की। इन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति है ना अंग्रेजों के पक्ष में वकालत कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, टीचिंग कर रहा है, सब लोगों ने अपने अपने प्रोफेशन छोड़ दिए और वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ यानी ब्रिटिशर के खिलाफ काम करना शुरू कर दिए। द काउंसिल इलेक्शन पर बाइकआउट, जो काउंसिल इलेक्शन हो रहे थे इसको भी बंद कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा पैक्टिंग यानी शराब की जो दुकानें थी, ठीक है, उन सबको भी क्या कर दिया गया? बंद कर दिया, यानी बहुत बड़े स्तर पर इनका विरोध करना शुरू कर दिया गया, ठीक है। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, जितनी भी विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी जो गुड्स थे उनको बाइकआउट कर दिया, उनकी होली जला दी गई। मेरी बात समझ, ये विरोध करने का एक तरीका था। मेरी बात समझ में? सारी दुकानें बंद कर दी, शॉप पिट एंड द फॉरेन क्लोथ बर्न, ठीक है, ह्यूज बोनीफायर, ठीक है, द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ। अब हुआ क्या, जब विदेशी गुड्स जो बहुत बड़े लेवल में भारत में बिक रहा था, जब लोग खरीदना बंद कर दिए तो इसकी सेल क्या हो गई? डाउन हो गई। जब डाउन हो गई तो अंग्रेज इससे व्याकुल हो उठे। मेनी प्लेसेस मार्च एंड द ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड एज अ बायकॉट मूवमेंट स्प्रेड एंड द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्ट क्लोथ। अब इन्होंने बताया ना, जितने भी विदेशी गुड्स थे उन सबको बायकॉट कर दिया गया। तो ये जो मूवमेंट था, इनकी होली जला दी गई, बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो जब अंग्रेज नाराज होने लगे जगह जगह, तो उस समय क्या हुआ
ठीक है, ये मूवमेंट को स्लो डाउन करने के लिए इन्होंने चाल चली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, खादी क्लोथ मोर एक्सपेंसिव हुआ क्या, देखिए अंग्रेजी जो गुड्स थे यानी कि जो विदेशों से आने वाला जो सामान था वो बहुत सस्ता हुआ करता था, और भारत में जो गुड्स बन रहे थे वो एक तरीके से कह सकते हो मशीनों से बनाए जा नहीं बन रहे थे, हैंडीक्राफ्ट यानी जो हथकरघा होता है ना, चरखा उससे चलाते थे उससे बनाया जाता था। तो भारत में जो गुड्स बन रहे थे वो बहुत ज्यादा महंगे होते थे, तो हर व्यक्ति के लिए ये चीज को प्राप्त करना बहुत आसान नहीं होता था। मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे आंदोलन धीरे पड़ने लगा। मेरी बात समझ में आ गई? और लोग देखिए, प्रोड्यूस मील क्लोथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाय। भाई महंगे कपड़े आप कब तक नहीं मतलब खरीद पाओगे? ठीक है, गरीब लोग बिल्कुल ही, और जो विदेशों से माल आ रहा था, अंग्रेजी जो लेके आ रहे थे वो मशीन से बन रहे थे तो वो सस्ते होते थे, लोग उसको खरीद लेते थे। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोज अ प्रॉब्लम। भाई बहुत लंबे समय तक वो विरोध नहीं कर पाए, फाइनली क्या हुआ, ये केस इनके सामने आ गया। ठीक है, रिबेलियन इन द कंट्री साइड ड्यू इनटू इट्स फोर्ड स्ट्रगल ऑफ द पीजेंट एंड ट्रेवल। ठीक है, पीजेंट इन अवध, पीजेंट वर लेड बाय द बाबा रामचंद्र। इसको मैं थोड़ा सा रोकूंगा दोस्त, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका बता देता हूं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं। देखिए, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि अभी मैंने बताया ना 1920 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इसी बीच में बायकॉट का मूवमेंट, बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो 1920 से लेके 1922 तक का दौर बहुत स्ट्रगलफुल हुआ था। ये जो दो डेट मैंने बताई हैं, नॉन कॉपरेशन यहाँ पे स्टार्ट होता है और यहाँ पे इसको वापस ले लिया जाता है। वापस जो ले लिया जाता है उसमें घटना कहा जाता है जिसे कहा जाता है चोरी चोरा की घटना, जो कि आपको याद रखना है गोरखपुर का आसपास का एरिया होता है। ठीक है, ये तो अवध है, अवध का एरिया अलग है। ठीक है, अवध जो है आज प्रेजेंट टाइम में लखनऊ का आसपास का पूरा एरिया आ जाता है। तो इस समय ये आंदोलन क्या कर लिया, वापस ले लिया गया। अवध का आंदोलन जो है, अवध कह रहे हैं सॉरी, चोरी चोरा। हुआ क्या था कि कई सारे गांधी जी क्या थे, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा के पुजारी थे दोस्तों। जब अहिंसा के पुजारी माना गया तो यहाँ क्या हुआ, लोगों ने एक पुलिस जो था यानी कि कह सकते हो पुलिस स्टेशन, वहां पे फायरिंग कर दी थी, बल्कि आग लगा दी थी। करीब 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी से व्याकुल हो उठे। जब व्याकुल हो उठे तो गांधी जी ने कहा, यार मैंने जो सपना देखा था, सपना क्या देखा था, यानी जो आंदोलन हो बहुत पीसफुल तरीके से हो, लेकिन ये आंदोलन पीसफुल नहीं है, ये तो अहिंसा में कन्वर्ट हो गया। तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यहाँ पे क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉ कर लेते हैं तो इनके जो कांग्रेस पार्टी के लीडर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। उन्होंने कहा हर चीज गांधी जी अपने आप से ही करने लगते हैं। तो गांधी जी जब अपने आप से करने लगे तो यहाँ पे दिक्कत ये आने लगी कि गांधी जी आप अपने हिसाब से चल रहे थे, कांग्रेस पार्टी में ही दो फेज हो गए। यहां से दो व्यक्ति निकल के आते हैं जिनका नाम है मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे सीआर दास यानी चित्तरंजन दास, जिन्होंने एक अलग मूवमेंट की स्टार्टिंग की और एक नई पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी। लेकिन ये पार्टी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई। मेरी बात समझ, 1926 आते आते खराब मतलब खत्म हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब हम इस दौर को स्टार्ट करेंगे। तो इसी समय एक बहुत फेमस व्यक्ति थे, बाबा रामचंद्र का केस है, इसी समय का दौर है, जो कि गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, गांधी जी को बहुत मानते थे और गांधी जी से ये बहुत ही मतलब एक तरीके से अपने गुरु मानते थे। लेकिन इन दोनों की आइडियोलॉजी अंतर थी। गांधी जी शांतिपूर्वक चाहते थे आजादी मिले, बाबा रामचंद्र थोड़ा सा गुस्से मिजाज के थे। उन्होंने कहा बिना मार काट के कुछ नहीं होने वाला। फाइनली इनको मार दिया जाता, फांसी दे दी जाती थी। मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड। तालुकदार उन्हें कहते हैं जिनके पास जमीन बहुत अधिक मात्रा में होती थी। पीजेंट हैड टू बी अ बिगर, ठीक है, बिगार मतलब बिना मजदूरी के उनको जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता है। वर्क एट द लैंडलॉर्ड फॉर्म विदाउट एनी पेमेंट, बिना पेमेंट के, बिना पेमेंट मतलब समझो किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं दिया जाता था, जबरन उनसे काम करवाया जाता था। बाबा रामचंद्र बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार ये काम तो गलत कर दिया तुमने। मेरी बात समझ में आ गई कि लेबर दैट विलेजर वर फोर्स्ड टू कंट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट। ठीक है, हुआ क्या, इस बात को बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर तक पहुंचाया गया। मेरी बात समझ में आ गई। और 1928 तक आते आते सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने बारदोली में एक सत्याग्रह कर दिया। 1928 का दौर था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बारदोली में इन्होंने सत्याग्रह किया था जो बहुत बड़े लेवल पे चला था। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आएगा, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये केस आता है। ठीक है, पीजेंट मूवमेंट डिमांड टू रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अबोलिशन ऑफ बेगार एंड अ सोशल बाइकॉट ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बंधा वर ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये एक नया मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, थोड़ा सा हम फिर से रिकैप करेंगे। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू बिगिन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। अक्टूबर अवध किसान सभा वाज सेट अप हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज टू इंटीग्रेट द अवध एंड पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। ठीक है, एज द मूवमेंट स्प्रेड 1921 हाउस ऑफ द तालुकदार एंड मर्चेंट वर अटैक्ड, बाजार वर लूटेड एंड ग्रेन हार्ड वर टेकन ओवर। इन मेनी प्लेस लोकल लीडर टोल्ड पीजेंट दैट गांधी जी हैड डिक्लेयर्ड नो टैक्स वर टू बी paid and lead was to be redistributed among the people। मतलब ये बोल रहे थे किसी भी तरीके का कोई हम टैक्स
नहीं देंगे। और बाबा गुदन की पहाड़ी बहुत फेमस है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और ये ऐसा केस था, मतलब लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे इसकी एक जबरदस्त कहानी मानी जा रही है। गुदन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर इंस्टेंस मिलिटेंट गोरिल्ला वॉर जिसे कहा जाता है। गोरिल्ला आपने कभी एक कृष्ण मूवी देखी होगी, एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़, इस तरीके लोग कूदते थे, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा युद्ध होता था, ठीक है, और ये तीर का इस्तेमाल ज्यादा करते थे, ठीक है। तो लिवलीहुड ऑफ द हिल पीपल वाज अफेक्टेड बाय द दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट वर बीइंग डिनाइड व्हेन द गवर्नमेंट बिगन टू फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बिगाड़ फॉर रोड बिल्डिंग, हिल पीपल एंड रिवोल्टेड, ठीक है। तो इस तरीके के आंदोलन जगह जगह चल रहे थे। मेरी बात समझ में आ गई। ये अल्लूरी सीताराम राजू की फोटो है, आप देख सकते हो। राजू टॉक्ड ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ द महात्मा गांधी एंड सेड ही वाज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड परस्यूडेड द पीपल टू वियर खादी एंड गिव फॉर ड्रिंकिंग। मैंने बताया ना, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसमें बहुत बड़े स्तर पर इसको बाइकआउट किया गया था। बाइकआउट मतलब इसको रोका गया था। तो इससे जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए थे, गांधी जी के बहुत ज्यादा मतलब प्रेमी हो गए थे। एट द सेम टाइम ही बिलीव दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। लेकिन मैंने बताया कि जो ये चाहते थे कि इंडिया को आजादी सिर्फ ताकत से दिलाई जा सकती है, ना कि प्यार से। तो इन दोनों के आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा डिफरेंस थे, किसके, गांधी जी और अल्लूरी सीताराम राजू के, ठीक है। गुदन रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल एंड कैरीड ऑन गुरिल्ला वॉरफेयर फॉर अचीविंग द स्वराज। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूट। भाई ये अटैक कर रहे थे और इसी में इनको पकड़ लिया गया, और जब पकड़ लिया गया उसके बाद कुछ समय बाद इनको फांसी दे दी जाती। 1924 में ओवर अ टाइम बिकम अ फॉक ऑफ हीरो, ठीक है। तो ये बहुत फेमस है, इनकी स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिलती है। अंडर द, और उसी समय एक एक्ट था जिसको बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, 1859 का दौर था, जिसमें प्लांटेशन वर्कर वर नॉट permitted to leave the tea garden without the permission, and in fact they were really given such permission। हुआ क्या था, मैं तो आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। सब लोग को लग रहा था गांधी राज आ गया, गांधी राज आ गया, और गांधी राज आने के बाद लोगों को लगा कि अब हमको आजादी मिल रही है। जैसे लोगों को ये बात पता चला कि हमको आजादी मिल रही है, तो इनके मन में एक ऐसा हुजूर आया, लोगों ने मतलब क्या कहते हैं, सारे जो बैरिकेड्स होते हैं उनको तोड़ के भागना शुरू कर दिए। और जब भागना शुरू कर दिए तो रेलवे स्टेशन तक पहुंचे, लेकिन उनको बाद में पकड़ लिया गया, बहुत मारा गया, इतना विधिवत मारा गया जिसकी कोई सीमा नहीं। और उस समय इनलैंड इमिग्रेशन मतलब एक ऐसा एरिया था जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकते, और ये एक्ट पास हुआ था। एक नंबर पूछा जाता है, प्लांटेशन वर्कर इन आसाम फ्रीडम मेंट फॉर राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज्ड टू रिटेन अ लाइन। उस लाइन के अंतर्गत ही इनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो मैं आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। When they hear the non-cooperation movement, thousands of workers denied the authority and left the plantation headed. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land to their own village। अब हर व्यक्ति को ये लगने लगा कि हमको आजादी मिल रही, मैंने बताया नहीं, और लोग सामान लेके भागना शुरू कर दिए। और वहां पे था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। अब जैसे है ना, इनको तो लग रहा था अब गांधी राज आ गया, हमको आजादी मिल गई, आजादी मिल गई, लेकिन दिक्कत इसकी अपोजिट देखने को मिल गई। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो गांधी जी ने, अभी मैंने आपको थोड़ा सा रिकॉर्ड कराया था कि जब ये चीज हुआ तो उसी समय फरवरी 1922 का दौर था, जिसमें महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस। सत्याग्रही नीडेड टू बी properly trained before they would be ready for the mass struggle। मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत लंबे लंबे लेवल पे स्ट्रगल चल रहा था। गांधी जी थोड़ा सा इन चीजों को अलग लेवल पे देख रहे थे। मेरी बात समझ में? कांग्रेस पार्टी में ही मैंने बताया ना कि जब ये आंदोलन चोरी चोरा की घटना हुई थी और 1922 में ये आंदोलन को जब वापस ले लिया गया था, तो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही अगर देखा जाए तो दो महान महत्वपूर्ण लीडर थे। एक का नाम सीआर दास था, दूसरे जिसे चित्तरंजन दास कहते हैं, दूसरे का नाम था मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो विद इन द कांग्रेस वांटेड, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इलेक्शन बाय द प्रोविंशियल काउंसिल दैट हैड बीन सेट अप द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू फॉर्म अ स्वराज पार्टी। मैंने आपको अभी ये बात बताया ये, और रिटर्न टू द काउंसिल। ये चाहते थे हम खुद से अलग करेंगे, बट यंगर लीडर लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो ये देखिए, अपने बाप के साथ नहीं थे, गांधी जी के साथ थे जवाहरलाल नेहरू। शुरू से इनका मानना बहुत अलग था, ठीक है, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। पीसफुल प्रोटेस्ट का मतलब समझते हो, चीजों को किस तरीके लेके चल रहे थे, ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। हुआ क्या था, 1926-27 में ये तो इलेक्शन हार गए थे स्वराज पार्टी वाले, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट वाज द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन एंड द सेकंड इफेक्ट दैट वाज द फॉल। अब हुआ क्या, बहुत अधिक मात्रा में गुड्स तो था लेकिन कोई खरीदार नहीं पड़ रहा था, जिसे बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। पूरी दुनिया में महामंदी आ गई,
गुड्स बहुत था, खरीदार कोई मिल नहीं रहा था, दिक्कतें पूरी दुनिया में बहुत बड़े लेवल पे आने लगी, लोगों को इस बात का बहुत ही ज्यादा दुख होने लगा। ठीक, एज अ डिमांड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स फेल एंड एक्सपोर्ट डिक्लाइन, पीजेंट फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। 1930s द कंट्री साइड वाज टर्मोल। ठीक है, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में 1930s तक आ गया। तो ये तो कहानी मैंने आपको बताई कि इसका वॉर का क्या इंपैक्ट लगा था, लेकिन हर जगह एक अलग अलग केस था, हर जगह, क्योंकि अखंड भारत था, भारत का दौर बहुत बड़ा था। फाइनली क्या हुआ, अब जब पूरी दुनिया में बहुत बड़ी त्राही त्राही माम चल रहा था, उसी समय क्या हुआ, आपको डेट को समझना है मेरे भाई। 1919 में जो घटना हुई थी जनरल डायर की, जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी बहुत सारे लोगों के ऊपर, सैकड़ों लोग मारे गए थे, यानी 100 ऑफ पीपल्स डाइड दैट टाइम। और उस समय क्या हुआ, ये जो घटना थी इसको बहुत बड़े लेवल पे हुआ। उन्होंने कहा भारत में तो इनका बहुत विरोध किया गया जनरल डायर का, लेकिन जब ये वहां पहुंचते हैं, ब्रिटेन में पहुंचते हैं, तो इनको बहुत सम्मान किया जाता है, उनको अलग अलग तरीके से ऑनर दिया जाता है। लेकिन भारतीयों को ये ना लगने लगे कि है ना उनके साथ है ना मतलब अच्छा किया गया, गलत नहीं किया गया। तो भारतीयों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक साइमन कमीशन भेजा भारत में 1927 में, ठीक है, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब सर जॉन साइमन इसके हेड थे। जब इसके हेड थे तो सर जॉन साइमन जैसे भारत आते हैं 1928 में पहुंच जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगने लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। कारण क्या था, एक भी इंडियंस नहीं था। तो उस कंडीशन में इन्होंने कहा कि जब तक इसमें कोई भारतीय नहीं है तब तक एक भारतीय की फीलिंग को कोई समझ नहीं सकता। द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन अ ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द सर जॉन साइमन सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट एंड कमीशन वाज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। ठीक है, तो इन्होंने कहा इसमें कुछ आप चेंज करके लाइए। साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगना शुरू हो गए। ये जो दौर था ये बहुत ही जबरदस्त था। साइमन कमीशन जैसे भारत में इंडिया पहुंचता है तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी लोग थे, मुस्लिम लीग, इन सब ने इसको है ना विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, और इनका जो एफर्ट था ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ क्या, लाला लजपत राय व्यक्ति थे, उसी समय लाठी चार्ज कर दिया गया, भयंकर लेवल पे लाठियां चली। बेचारे हमारे जो लाला लजपत राय थे उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो कई सारे जो बड़े बड़े लीडर हैं एकदम आक्रोशित हो जाते हैं, कहें यार ये क्या हुआ। अब हम अभी तक हम मांग रहे थे इंडिपेंडेंस, यानी स्वराज मांग रहे थे। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, लेकिन अब हमको स्वराज नहीं चाहिए, अब हमको कंप्लीट स्वराज चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात करने लगे। और फाइनली यहाँ पे देखिए लॉर्ड इरविन अनाउंस इन अक्टूबर 1929 a vision of offer dominion status for Indian in unspecified future राउंड टेबल। उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, हम आपसे बात करेंगे। और उन्होंने भारतीयों के गुस्से को ठंडा करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल का ऑर्गेनाइजेशन करना शुरू कर दिया। फाइनली मैं आपको एक बात बता दूं, जब लाला लजपत राय की है ना डेथ हुई और उसी बीच में क्या हुआ, गांधी जी बहुत ज्यादा व्याकुल हुए थे और उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये बहुत ज्यादा परेशान हुए। ठीक है, साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। ठीक है, ऑल पार्टी इंक्लूडिंग द कांग्रेस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, इसी में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसी में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, फिर मैं आगे सॉल्ट मार्च के बारे में बढ़ूंगा। मेरे दोस्तों हुआ क्या, 1928 को जब साइमन गो बैक के नारे लगे, हमारे लाला लजपत राय की जान चली गई। और उसी बीच में क्या हुआ, 26 जनवरी, ठीक है, 1930, 26 जनवरी 1930, देश, ये याद रखना पूछा जाएगा आपसे पेपर में, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज का मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब हमको सिंपल आजादी नहीं चाहिए, पूरी तरीके से आजादी चाहिए। हम चाहते हैं हमको आजादी मिले, अब हम छोटी मोटी बात नहीं कर रहे हैं, हमको बड़े लेवल पे आजादी चाहिए। ऐसी आजादी का दौर जो मन के लोगों को झकझोर दिया, चीजें एकदम व्याकुल हो उठी, लोगों के मन में लगने लगा यार ये बहुत बड़े लेवल पे घटना हो रही, बहुत बड़े स्तर पे हो रही, इसको हम कैसे मैनेज करें। ऐसा दौर जो लोगों के मन तक एकदम छू गया, लोग परेशान हो गए और उन्होंने कई सारे लोग ये डिक्लेयर हुआ। और आपको बता दें हमारे देश में जो प्रेजेंट टाइम में इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज। यही वो कारण है कि हम भारत में पहली बार आजादी का उत्सव इसी तारीख को मनाए थे। अब इस बात से बहुत लोग व्याकुल हो चुके। गांधी जी ने इसी दिन एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम ये था कि अगर आप हमारी बात को नहीं माने, क्योंकि उस समय सॉल्ट पर टैक्स लगा हुआ था, यानी कि नमक पर, उनका मानना था ये बेसिक रोजमर्रा की चीजें हैं, अगर इस पर हम टैक्स लगा देंगे तो लोग, आम आदमी कैसे जीवन जिएगा। तो यही जो दौर था, इसमें क्या हुआ, गांधी जी ने जैसे अल्टीमेटम दिया तो गांधी जी के साथ कई सारे लोग मार्च में निकल गए। मेरी बात समझ में आ गई ना, जिसे हम सॉल्ट मार्च कहेंगे।
ठीक है। तो शॉर्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस हुआ क्या था, मैं इसका भी दौर सुनाता हूं। ठीक है, 31 जनवरी 1930 ही सेंड अ लेटर टू वायसराय इरविन स्टार्टिंग 11 डिमांड। हुआ क्या था, इन्होंने अपनी 11 डिमांड रखी गांधी जी ने इनके सामने, ठीक है, कि हमारी ये मांगे पूरी करो। सम ऑफ दीज वर द जनरल इंटरेस्ट एंड अदर वर स्पेसिफाइड डिमांड डिफरेंट क्लास ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं, इसमें छोड़ो। ठीक है, इरविन और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 1930 का नहीं, 1931 का दौर था, ठीक है। लेकिन उससे पहले गांधी जी के जो इन्होंने आंदोलन किया था, सॉल्ट मार्च किया था, उसका दौर क्या था मैं आपको समझाता हूं। इनके साथ 78 फॉलोअर्स थे। कितने लोग थे? 78 फॉलोअर्स थे। और ये 10 मील की यात्रा प्रतिदिन करते थे, ठीक है, 10 माइल की यात्रा प्रतिदिन करते थे। और इन्होंने कुल 24 दिन यात्रा की, यानी कि टोटल कितना हो गया? 240। मेरी बात समझ में आ गई? यानी 240 मील की यात्रा ये पूरी करते हैं। और इसकी जर्नी स्टार्ट होती है 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट करते हैं और फाइनली 6 अप्रैल 1930 को ये साबरमती आश्रम के पास पहुंचते हैं और वहीं पे वो नमक उबाल, इसको डांडी मार्च भी कहते हैं। और इसी समय ये यहाँ पे नमक को उबालते हैं और नमक को उबालने के बाद फाइनली ये क्या करते हैं, कानून ब्रेक हो जाता है। तो इस बात को अंग्रेज लोग बड़ा उससे लेने लगे, अरे ये गांधी जी हैं, कहाँ कुछ कर पाएंगे, ठीक है। और इनकी बात को लोगों ने हल्के में ले लिया और इसी दिन से स्टार्ट होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी उन्होंने कहा अब हम आंदोलन बहुत बड़े लेवल पे शुरू कर देंगे। यही वो दौर था जहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है। गांधी जी ने अल्टीमेटम दे दिया था और ये एक ऐसा आंदोलन था जो बहुत बड़े लेवल था। अंग्रेज बहुत ज्यादा परेशान हो गए इस बात से, अंग्रेज क्या हुए? परेशान हो गए। देखिए 6 अप्रैल ही रीच द डांडी एंड सेरेमनी वायलेट द लॉ एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बॉइलिंग द सी वाटर। हाउ वाज द मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? अब जैसे नॉन कोऑपरेट, देखिए हुआ क्या है, कई बार बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखिए तो हुआ क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था, हिंदू और मुसलमान दो लोगों को यहाँ पे शामिल किया गया था। 1920 से 1922 तक का दौर चला था और ये मूवमेंट कहीं ना कहीं नॉन वायलेंस को, यानी गांधी जी के जो विचार थे, आइडियोलॉजी है, इसको ब्रेक कर दिया और उसी को ये उस समय रुक गया। लेकिन बाद में फिर इसको है ना स्टार्ट किया गया, इसी का दूसरा नाम दिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो दोस्त था 1930 का दौर था ये। मेरी बात समझ में आ गई? गांधी जी ने जिसको नमक को, जो कि बेसिक नीड थी, इसको रोक के स्टार्ट किया था। आगे डिटेल में इसका डिफरेंसेस में क्लियर करूंगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में डायरेक्टली पूछा जाता है। थाउजेंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रोक। और जब गांधी जी ने ये आंदोलन तोड़ा तो गांधी जी की, वैसे तो अंग्रेज लोग इसको हल्के में ले रहे थे कि यार गांधी जी क्या ही कर पाएंगे, लेकिन गांधी जी को समय फैन फॉलोइंग बहुत बड़े लेवल पे पहुंच चुकी थी। डिफरेंट प्लेसेस में गांधी जी की आइडियोलॉजी गई और लोगों ने इस नमक को उबाला और फाइनली इनके वो किया, ठीक है। एज अ मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वाज बॉयकॉट एंड द लिक्विड शॉप वर पिक्ड एंड पीजन रिफ्यूज टू पे। जो काम नॉन ऑपरेशन मूवमेंट के दौरान हुआ, सेम काम फिर हो रहा था। मेरी बात समझिए, कई तरीके के जो टैक्सेस वगैरह थे, रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस, सारी चीजें फिर से वही चीज स्टार्ट कर दी गई। मेरी बात समझ में आ गई? लोगों ने टैक्स मना कर देने से मना कर दिया। कॉनिकल गवर्नमेंट बिगेन टू अरेस्ट कांग्रेस लीडर, बड़े बड़े जो लीडर थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान वाज अरेस्टेड, ठीक है। एंड एंग्री क्राउड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग, मतलब जगह जगह लोगों को मारा गया, जबरन लोगों को पकड़ा गया, गांधी जी तक को अरेस्ट कर लिया गया, इनको भी उठा के जेल में डाल दिया गया। तो लोगों का गुस्सा तो बहुत बड़े लेवल पे फूट रहा था, ठीक है। फाइटिंग द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद पॉलिसी ऑफ ब्रूटल पीसफुल सत्याग्रही वर अटैक। कई सारे लोग इसमें क्या हुए, पकड़े गए, लोगों को अटैक किया गया, चौकियां कह सकते हैं, थाने कम पड़ गए थे, इतना ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। मेरी बात समझ में आई? गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट एंड मार्च। अब हुआ क्या, गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की बात की। कब बात की? 15 मार्च 1931 में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, यानी गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है। और ये एक्ट इस बेस पे साउंड हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी लंदन जाएंगे। पहली मीटिंग तो मना कर दिया, 3 राउंड टेबल हुई थी, पहली इन्होंने मना कर दिया था, बल्कि भारत से बहुत सारे लीडर गए थे। देखिए ये चैप्टर बहुत लंबा है दोस्तों, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर मैं बहुत डीप सुनाऊंगा तो 15 घंटे की वीडियो बन जाएगी, लेकिन मैं शॉर्टकट में स्टोरी सुना रहा हूं ताकि आपको पेपर के लिए अच्छी हो जाए। बाकी जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उनको मैं बहुत अच्छे से कवर करा देता हूं, ठीक है। और मैंने बच्चों की रिकमेंडेशन भी चैप्टर स्टार्ट तो कर दिया, बट इट्स अ वेरी मतलब लेंथी चैप्टर कह सकते हो। तो वायसराय गांधी जी दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। 11 डिमांड थी, कुछ मांगे ऐसी थी। उन्होंने सबसे पहले कहा कि हमारे जितने भी लोगों को आपने अरेस्ट किया इनको छोड़ दीजिए। गांधी जी अपने पूरी डिमांड रखी, इरविन जी ने भी अपनी डिमांड रखी कि आप पहले तो आंदोलन वापस ले लीजिए। जब गांधी जी पहुंचते हैं राउंड टेबल के बिहाफ पर ब्रिटेन, तो वहां उस समय अगर मैं आपको बताऊं, हमारे देश से बहुत ही ऑनरेबल, आपको याद होगा, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जी भी शामिल थे।
और भी बहुत सारे नेता थे। तो उन्होंने सबने अपने-अपने हिसाब से अलग देश की माँग करने लगे, क्योंकि वो चाहते थे डोमिनियन स्टेटस तो मिले ही, लेकिन भारत ने अंग्रेज गांधी जी कहते थे भारत को डिफरेंट-डिफरेंट पार्ट में नहीं डिवाइड करना, भारत को यूनाइट रखना है। और बी आर अम्बेडकर के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ था, जब अत्याचार एक बहुत बड़े पीक लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि लगातार स्ट्रगल कर रहे थे ना, तो उनको एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ जब इतना अत्याचार हो सकता है तो दूसरे के साथ क्यों नहीं हो। गांधी मतलब बी आर अम्बेडकर जब छोटे थे तो उनको स्कूल में लोग अछूत मानते थे। जब वो पढ़ के आए 34 डिग्रियां थी उनके पास, आप सोचिए जब वो भारत में आते हैं तो उनको ऑफिस में एक अलग गिलास में पानी दिया जाता है, उनके पास लोग बैठने से मना कर देते। तो वो सोचते थे मैं इतना पढ़ा लिखा, जब मेरे साथ इतना अत्याचार हो रहा है तो क्यों जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, यानी जो मेरे छोटे से तबके के लोग हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं हो, उनके साथ कितना अत्याचार होता हो। तो इस बात को बेस बना के गांधी जी से उनको बात करते, लेकिन गांधी जी उनको आश्वासन भी दे रहे थे लगातार। मेरी बात समझ में, देखते जाइएगा, अभी हम आपको समझाते हैं। अब गांधी जी इस मीटिंग से वापस आते, दिसंबर 1931 गांधी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड, क्योंकि गांधी जी की बात सहमत नहीं थी, वो वापस आ गए। ठीक है, ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ गफर खान एंड जवाहरलाल Nehru were both in jail. Congress had to be declared illegal and series of measures had been imposed to prevent meeting and demonstration and boycott. तो ये लगातार कॉन्फ्रेंस तो कर ही रहे थे गांधी जी। ठीक है, अब हुआ क्या, इस बेस में क्या हुआ, जो गांधी जी जब ये बात नहीं हुई 1931 में आंदोलन तो वापस ले लेते, जब ये नॉन सेकंड राउंड टेबल सक्सेसफुल नहीं होती तो ये आंदोलन फिर से स्टार्ट कर देते भारत में आके, यानी 1931 में ही ये फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी चीज को शुरुआत करिए और फिर बंद कर दीजिए तो वो मूवमेंट एकदम पीक पे नहीं पकड़ पाता, वो मूवमेंट धीरे धीरे 1934 आते आते एकदम डाउनफॉल पे चला गया, एकदम गिर गया। कंडीशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हुई। अब आप समझिएगा, रिच पीजेंट कम्युनिटीज, ठीक है, रिच पीजेंट्स कम्युनिटी, पीजेंट का मतलब यहाँ किसान है दोस्तों, ठीक है, इन कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटी लाइक द पाटीदार एंड गुजरात एंड द जाट ऑफ द उत्तर प्रदेश बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइस। तो उस समय जो आर्थिक मंदी आई थी, जो बड़े बड़े किसान थे उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, एज देयर कैश इनकम disappeared, they found impossible to pay the government revenue demand, क्योंकि उस समय इतना इनकम ही नहीं थी। तो वो रिफ्यूजल, लिखा हुआ रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट। ठीक है, तो लोग छोटे तबके के लोग तो विरोध कर रहे थे, लेकिन बड़े लोग इसका कोई वही नहीं कर पा रहे थे। These rich peasants become the enthusiastic supporters of the civil disobedience movement। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको समझना है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें गरीब लोग तो थे लेकिन अमीर लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मूवमेंट में सभी करते हैं। देखिए, organizing their communities and at the time of forcing reluctant numbers and participate in the boycott program. For them, fight for Swaraj was struggling against the high revenue, but they were deeply disappointed. The movement was called off। ये देखिए, जब सेकेंड राउंड टेबल होती है उससे पहले ये मूवमेंट को क्या कर लिया जाता है, कॉल्ड ऑफ कर लिया जाता है 1931 में, विदाउट द रेवेन्यू रेट बीइंग रिवाइज्ड। ठीक है, बिना इसको रिवाइज किए हुए। ठीक, समय बदलता है, दौर बदलते हैं। ठीक है, पूरल पीजेंट के साथ क्या होता है, पूरल पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग द रेवेन्यू डिमांड, मेनी ऑफ देम वर स्मॉल टेनेंट कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड and from landlord. As the depression continued and the cash income dwindled and the small tenants found it difficult to pay their rent. इनके पास बड़ी दिक्कतें थी बहुत ज्यादा भाई, जब लोगों के पास इनकम नहीं हो रही थी, लोग टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे, लोगों को दिक्कत हो रही थी, लोगों को खाने की दिक्कत थी, वो एक बहुत ही बुरा दौर था जिसे हम कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये लोगों के लिए एक आर्थिक रूप से बहुत बुरी चुनौती थी। ठीक है, दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड, द ज्वाइंट अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट। और देखिए, लोगों के पास जब पैसा नहीं है, लोगों को खाने की दिक्कत हो रही थी, तो वो लोग थे बेचारे किसी ना किसी रूप में परेशान थे, तो वो अल्टीमेटली जो मूवमेंट चल रहे थे उन पर वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लगातार उस पर पार्टिसिपेट करते जा रहे थे। ठीक है, कि हम कोई रेंट वगैरह नहीं देंगे। ठीक है, अब हुआ क्या, ये केस आता है हाउ पार्टिसिपेशन सॉ द मूवमेंट। ठीक है, जो अलग अलग लेवल पे पार्टिसिपेशन हो रहे थे उस पर कैसे बात करते हैं। इंडियन मर्चेंट एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट, बिकम पावरफुल। अब जैसे जो भारतीय लोग थे, जैसे उस समय क्या हुआ, वेपन्स की जरूरत पड़ रही थी, बहुत सारे औजार खरीदे जा रहे थे, तो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे उनको बड़ा फायदा हुआ था, क्योंकि जो वेपन्स थे वो भारतीय लिए जा रहे थे। कीप एन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉनिकल पॉलिसी एंड दैट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी, दे वांटेड टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। भाई वो तो चाहते थे हम विदेशी गुड्स को खरीदें, क्योंकि अंग्रेजों लोग जो थे उनसे सामान खरीदते थे, तो बदले में ये इनका सपोर्ट कर रहे थे।
तो कई सारे भारतीय भी इनसे क्या हो गए, नाराज हो गए। उसी समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस। जो 1920 में कांग्रेस पार्टी थी, उनके बेस पे एक फिक्की बनाई गई थी कि कैसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है उनको हम कंट्रोल करेंगे, जिसका नाम था फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक ऐसी संस्था है जो भारत में बड़े बड़े बिजनेस को डील करती थी। अब अच्छा, आप अपने आप से सोच के जरा देखिए कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर था उसमें बहुत सारे अंग्रेजों ने वेपन्स खरीदे थे, तो क्या भारतीय किसी भी कंडीशन में उनको मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, वो भारतीयों की सपोर्ट पे ज्यादा नहीं थे। इसीलिए वहां पे एक नई संस्था बनाई गई, लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज लाइक पुरुषोत्तम दास टंडन एंड जीडी ब्रेक। द इंडस्ट्रीज अटैक्ड कॉनिकल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। मतलब इनका मानना था कि भारत में कई लेवल पे दिक्कत आना शुरू हो गई। सपोर्टेड द सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट। फिर उन्होंने क्या किया, जो भारतीय जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्होंने सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट को शुरुआत मतलब सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दे गिव फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफ्यूज टू बाय सेल और इंपोर्टेड गुड्स। अब फाइनली गांधी जी का मिशन सक्सेस होने लगा। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो भी इनके साथ शामिल होने लगे। किसके साथ, गांधी जी के साथ। गांधी इस बात से हैप्पी हो गए। मोस्ट बिजनेसमैन कम टू सी स्वराज एट एस टाइम। अब देखिए गांधी जी ने इनको समझाया कि अगर स्वराज आ गया तो जो आप टैक्स अंग्रेजों को देते हो वो भारत को दोगे, और भारत को जब दोगे तो भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं क्या होगी, बूस्ट होगी, और इससे आपको नहीं लोअर तबके के लोगों को भी फायदा मिलेगा। ठीक है, गांधी जी की बात से ये लोग सहमत हो गए। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कांस्टेंट आफ्टर द फेल्योर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अभी मैंने बताया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्योर हो गई थी। बिजनेस ग्रुप वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली enthusiastic, they were apprehensive of the spread of militant activity and worried about the prolonged disruption of business as well as the growing influence of the socialism amongst the younger member of the congress। ठीक है, इसमें कई सारे यंग पीपल को शामिल किया जा रहा था ताकि चीजों को हम बहुत बड़े स्तर तक क्या कर सके दोस्तों, पहुंचाए गए। ठीक है, तो समय जैसे जैसे बदलता जा रहा था, चीजें भी समय बदलती चली जा रही थी। ठीक है, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। देखिए मेरे पास तो लगातार मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, और ये लाइव लेक्चर चल रहा है इसलिए मैं आपके साथ मस्ती भी ज्यादा नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, और दूसरा ये है कि मैं बिना तफरीक के तो पढ़ा नहीं पाता हूं। ठीक है, तो आप बीच बीच में पानी पीजिए, वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा सांत्वना रखिए। जब तक आप चीजों को कह सकते हैं ना जोश भरी स्पिरिट के साथ नहीं देखोगे ना, तब तक ऐसा लगेगा बड़ा बोरिंग टाइप का चल रहा है और हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेभवा, रात भर पढ़ो सुबह सफा। इसलिए थोड़ा सा कूल होइए, बीच बीच में पानी पीजिए, थोड़ा सा नशा करिए, अपने अंदर एनर्जी लेके आइए नशे के थ्रू। ठीक है, और मैं तो लगातार आपके पेपर की वजह से आपके साथ लगा हुआ हूँ ताकि मैं आपको ज्यादा कंटेंट दे सकूं। एक बार पूरी वीडियो देख लेना मेरे भाई, एक बार सिंपल देखना, दूसरी बार 2x पे लगा के देख लेना। ठीक है, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। मैं बहुत ही प्यार से बहुत अच्छे से आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आगे देखते हैं हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है, जो पार्टिसिपेंट है वो कैसे देखते थे इस मूवमेंट को। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन, दे पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोटेस्ट मार्च एंड मैन्युफैक्चर सॉल्ट एंड पिक्ड अप फॉरेन क्लोथ एंड लिक्विड शॉप। अब देखिए ये सब लोग अपने अपने तरीके से काम शुरू कर दिए थे। तो कई सारे जो लोग थे इनको उठा के जेल में डाल दिया। अर्बन एरिया में जो वुमेन थी वो भी हाई कास्ट फैमिली से आती थी। रूरल एरिया दे कम फ्रॉम रिच हाउस होल्ड, बड़े बड़े तबकों से लोग आ रहे थे। ठीक है, तो ये भी अब गांधी जी के साथ क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। ठीक है, दे बिगन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द सर्च, ठीक है, सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। दिस इंक्रीज द पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरी मीन एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ। देखिए पहले लोगों को मानना ये था कि महिलाओं का जो काम होता है सिर्फ बीवी बच्चे, मतलब जो बीवी होती है वो घर परिवार संभालना होता है। लेकिन गांधी जी ने इनकी विचारधाराओं को चेंज किया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, महिलाओं का सम्मान करना एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने, आपको याद होगा जब पूना पैक्ट साइन हुआ था, पूना पैक्ट का जिक्र मैंने अभी नहीं किया लेकिन मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं ये छोटा लेक्चर है, 20 से 25 दिन का लगातार लेक्चर लेता हूं, बहुत ही डीप में नॉलेज देता हूं। 1-1.5 घंटे में यार मेरा तो एक तरीके से कह सकते हो समरी भी नहीं होती मेरे भाई, इतना बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में दे रहा हूँ। पूना पैक्ट का एक ऐसा दौर था मेरे भाई कि मतलब बहुत ज्यादा SC ST के साथ बड़ी दिक्कतें होती थी। तो गांधी जी ने आश्वासन दिया था। गांधी जी एक तरीके से यरवदा जेल का नाम सुना होगा आपने, आमरण अनशन में बैठ गए थे और उन्होंने कहा जब तक आप हमारी मांग से सहमत नहीं होंगे BR अम्बेडकर से, तब तक हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं है। तो गांधी जी से बड़े व्याकुल हो गए और BR अम्बेडकर जी को लगा कि कहीं गांधी जी चले ना जाएं, इस वजह से बड़े परेशान हो गए
और फाइनली उन्होंने गांधी जी की बात मान ली और एक पूना पैक्ट 1932 साइन किया गया, जिसमें ये बताया गया था कि जब देश को आजादी मिलेगी तो जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम रिजर्वेशन देंगे। तो पूना पैक्ट का एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी ने इसी समय एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था हरिजन। हरि मतलब विष्णु जी की औलाद के बारे में बात किया गया था। और इसी समय महिलाओं के लेके गांधी जी ने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे परिवार नियोजन के बारे में बताया, फैमिली प्लानिंग जिसे कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा महिला का योगदान समाज की पीढ़ी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं को पढ़ाने की बात की गई, महिलाओं के एजुकेशन की बात की गई, जिसे कहा जाता है उनको प्रोटेस्ट में भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम कांग्रेस वॉज reluctant to allow the women to hold any position of authority within the organization। बड़े बड़े लेवल पे इनको शामिल किया गया, ठीक। लेकिन लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस यानी अनटचेबल लोगों के साथ जो एक भेदभाव हो रहा था उसको गांधी जी ने कैसे रोका, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुनाई, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, had begun to call the themselves दलित और oppressive from 1930s। जो दलित वर्ड था इसको गांधी जी ने हटाया, ठीक है। फॉर लॉन्ग कांग्रेस had ignored the दलित, ज्यादातर लोग SC ST से घृणा करते थे। फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द Senator and the conservative high caste Hindu, but Mahatma Gandhi declared that Swaraj would not come for 100 years if untouchability was not eliminated। उनका मानना था ये समाज के ऐसे तबके के लोग हैं जो नहीं रहेंगे तो हमारा समाज क्या होगा, गंदा हो जाएगा। इस समाज को साफ सुथरा रखने के लिए इनको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू सिक्योर देम द आइडेंटिटी ऑफ टेम्पल एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल, टैंक, रोड एंड स्कूल। कई बार हुआ क्या कि जो ऐसे तबके जहां पे कुएं, मंदिर, इन सब जगह इनको जाने नहीं दिया जाता था, बहुत विरोध का सामना करना पड़ा SC ST को। और इस बात से गांधी जी BR अम्बेडकर बहुत परेशान थे, तभी उन्होंने सेकंड राउंड टेबल पे ये बात रखी थी। He himself cleared टॉयलेट, और लोगों के मन में ऐसी घृणा जो भाव भरा हुआ था उसको खत्म करने के लिए गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ की और जो SC ST के लोग थे उनको गले लगाया, ताकि लोगों के मन से जो घृणा का भाव है वो निकल सके। क्योंकि देखिए, जैसे आज आपने देखा होगा स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी झाड़ू लगाते हैं। अब मोदी जी झाड़ू इसलिए लगाते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि क्या, अगर हर व्यक्ति, देखिए गंदगी समाज में नहीं है, गंदगी हमारे दिमाग में है। अगर हम चीजों को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखेंगे तो समाज अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। इसी वजह से मोदी जी झाड़ू लगाते हैं। सेम कंडीशन में गांधी जी ने खुद टॉयलेट साफ किया, जिसे मलमूत्र कहा जाता है, और उस कंडीशन में लोगों को भरोसा जीता कि समाज में अगर इन लोगों का सम्मान नहीं है तो किसी का सम्मान नहीं, क्योंकि इन्हीं की वजह से समाज साफ सुथरा है। तो उनको समाज में सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने ऐसा किया। Persuaded the upper caste to change their heart and give up the sin of untouchability, यानी जो उनके मन में बुराई की भावना थी उसको खत्म करने की बात की। Many दलित लीडर began organizing themselves and demanding reserve seat। अभी मैंने बताया ना रिजर्व सीट, यानी BR अम्बेडकर, और इसके बाद में इनको कई सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, इलेक्शन कमीशंस में, हर जगह इनको रिजर्वेशन दिया गया। Political empowerment they believe would resolve the problem of their social डिसेबिलिटी। दलित का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखा था, ठीक है। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लीडर थे इस रोल को जो पूरा किए, जैसे BR अम्बेडकर ने ऑर्गेनाइज किया था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। 1930 में एक ऐसा संगठन इन्होंने बनाया, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपने मायावती जी का नाम सुना होगा, जो कि SC ST कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया, और आपको बता दें काशीराम के नाम से 1984 में पार्टी बनी थी। और इससे पहले BR अम्बेडकर, इनको SC ST में मसीहा समझा जाता था। इन्हीं के नाम से बहुत सारे नगर कस्बे बनाए गए। मेरी बात समझ में आ गई ना। तो इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया था। अम्बेडकर वर्सेस गांधी के बीच में दिक्कत आना शुरू हो गई थी, डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित, और इन्होंने ही कहा कि अब दलित के लिए एक अलग इलेक्शन लड़ेंगे। वेयर द ब्रिटिश गवर्नमेंट कैंसिल्ड अम्बेडकर डिमांड। बाद में इनकी डिमांड कैंसिल हो गई थी। गांधी जी बिगेन अ फास्ट, अभी मैंने बताया ना, ये तब तक है ना फास्ट रखे जब तक इनकी जान नहीं जा रही थी, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनकी बात से है ना BR अम्बेडकर जी इनको मान लेते हैं, और इसी के बीच में पूना पैक्ट साइन होता है, जो कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। तो अम्बेडकर अल्टीमेटली गांधी जी पोजीशन एंड रिजल्ट वाज अ पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। इट गिव द डिप्रेस्ड क्लास रिजर्व सीट इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट, ठीक है। अब गांधी जी का और उनके बीच में बढ़िया ट्रस्ट बन गया था। ट्रस्ट कैसे बना था कि गांधी जी को ऐसा लगता था कि है ना, मतलब हम अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, तो फिर ये यूनाइट भारत कहाँ रह गया, नेशनलिज्म वर्ड कहाँ आएगा। तो नेशनलिज्म का मतलब ये होता था ना कि कॉमन पीपुल, कॉमन लैंग्वेज, ठीक है, कॉमन फ्रेंडशिप, कॉमन रिलेशन, ऐसी भावनाओं को जो जागृत किया जाता है वहीं पे नेशनलिज्म आता है। तो गांधी जी ने पहले तो अम्बेडकर जी को अपनी बातों से सहमत किया, बाद में पूरे दलित वर्ग को भी इसमें शामिल किया। तो गरीब क्लास के लोग नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़े स्तर पे क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करना
शुरू कर दिए, ठीक है। लेकिन कुछ लिमिट्स इनकी थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जैसे सम मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन लेड लुकामोन इन देयर रिस्पांस टू देयर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नेशनल कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम कांग्रेस। मतलब जब ये नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वापस ले लिया गया था तो इसी समय बहुत सारे जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो इससे बाहर हो गए थे। इसकी एक अलग दौर था। और मैं आपको बता दूं उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में फादर ऑफ पाकिस्तान कहे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक तरीके से फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसका कारण है क्योंकि भारत से ही अलग हुआ है और वो अपनी छवि को बड़े स्तर पर मेंटेन करना चाहते थे, ठीक है। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस कम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा का ऑर्गेनाइजेशन किया गया। इसी के बेस पे ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस। अब हर एक कम्युनिटी अपनी अपने हिसाब से कर रही थी। मिलिटेंट फेवर एंड प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लासेस, ठीक है। अब अंग्रेजों को फिर से लगने लगा यही मौका है फिर से हिंदू मुसलमानों को भिड़ा दो। फाइनली वो चीज पे वो सक्सेस भी हो रहे थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना इनकी बात से सहमत भी थे। मेरी बात से ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो है। तब कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग जो 1906 में बनी थी, ठीक है। लेकिन 1920 में जहां पे हिंदू और मुस्लिम एक थे, वहीं पे 1920 के बाद 1922 के बाद का जो दौर था वो सेपरेट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एफर्ट रीनेगोशिएटेड अलायंस एंड 1927 इट अपीयर्ड दैट सच अ यूनिटी कुड बी फोर्स। जिन्ना वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट एंड इफ मुस्लिम वर एश्योर्ड रिजर्व सीट इन द सेंट्रल असेंबली एंड रिप्रेजेंटेशन इन अ पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया ना, जब सेकंड राउंड टेबल में गए तो मुस्लिमों के लिए एक अलग इलेक्टोरेट की बात की गई, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे इनकी अलग की बात की गई, हिंदू महासभा के जो लोग थे, मतलब हर लोग चाहते थे इलेक्शन अलग अलग लेवल पे हो। लेकिन इस कंडीशन में तो भारत के बहुत सारे टुकड़े हो जाते, कहां कहां तक यार देखा जाए। तो इसी चीज को बेस बनाने के लिए अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है नेगोशिएशन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 मिस्टर एमआर, ठीक है, जयकर ऑफ द हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट एट compromise when the civil disobedience movement started an atmosphere of suspicious distrust between the अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लोगों का जो भरोसा था वो टूटना शुरू हो गया। भरोसा जब टूटेगा तो आप काम कहाँ अच्छा कर पाओगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज था, ठीक है। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू कॉल फॉर यूनाइटेड स्ट्रगल कंसर्न अबाउट द स्टेटस ऑफ मुस्लिम एज अ माइनॉरिटी विद इन द इंडिया। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, वो लोगों के मन में एक ऐसा भरोसा पैदा कर रहे थे कि भारत में मेजॉरिटी में हिंदू है और माइनॉरिटी में मुस्लिम है, तो मुस्लिम विल नॉट सेफ इन फ्यूचर। मुस्लिम भारत में सुरक्षित नहीं है। इसीलिए लोगों के मन में एक ऐसा संदेह पैदा कर दिया, ऐसा डाउट पैदा कर दिया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट की लोग मांग करना शुरू कर दिए और मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में वोट डालना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे आता है नेशनलिज्म की एक ऐसी भावना, आजादी का दौर चल रहा था, ठीक है। और लगातार एम एन रॉय नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार संविधान की मांग की थी, ठीक है। और 1938 में 1938 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी कि जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनको वोट डालने की बात की गई। और 1940 का दौर ऐसा था जिसमें अगस्त ऑफर के नाम से इसको स्वीकृति मिली और फाइनली 1942 तक क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन की मांग चल रही थी। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस के बारे में बात करें, इट मींस दैट द पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे वर ऑल अ पार्ट ऑफ सेम नेशन एंड डिस्कवर्ड सम यूनिटी, एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल एंड कल्चरल प्रोसेशन, ठीक है। कल्चरल प्रोसेशन का मतलब है लोगों को एक बंधन, वंदे मातरम ऐसे गीत गाए गए, ठीक है। राष्ट्रगान की रचना की गई, भारत माता की फोटो लगाई गई ताकि लोगों को कल्चरली क्या किया जा सके। आप सोचिए जनगण मन अधिनायक जया है, भारत भाग्य विधाता। अब आप खुद से सोचिए पंजाब सिंध गुजरात मराठा यानी भारत की जो फिजिकल फीचर्स हैं उनका वर्णन किया जाने लगा। आपको मैं बता दूं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताओ कि एक तो दो लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और दूसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। वंदे मातरम और राष्ट्रगान की रचना किसने की है ये कमेंट में बताइएगा। और भारत माता की फोटो किसने बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो अभी आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। समय बीतता गया, इमेज ऑफ भारत माता, ठीक है, फर्स्ट सेलिब्रेटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1870s ही रोट द वंदे मातरम एज अ हाइम टू द मदरलैंड, लेटर इट वाज अ। अब देखिए लोगों के मन में एक ऐसी भावना, देखिए छोटा एग्जांपल है, किसी चीज को अगर बेचना हो तो उसमें देखिए एक ऐसी फोटो लगा दी जाती है ताकि लोग, अब आप देखिए
फोटो, भगवान की फोटो लगा देंगे तो लोग ऐसे सीधा पढ़ने लगते हैं। मेरी बात समझ, लोगों के मन में एक फीलिंग, नई नई चीजें डेवलप करने लगी, लाके हम लोगों को कैसे एक बंधन में बांधे, इसके लिए नए गीतों की रचना की गई, ठीक है, नए सॉन्ग्स गाए गए, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज हो रहा था और उसमें सबसे फेमस था आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, इन बंगाल में स्टार्ट होता, बहुत फेमस है स्वदेशी मूवमेंट। और स्वदेशी मूवमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का कि हु पेंटेड दिस इमेज। भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर, सी इज अ काम कॉम्प्रेस डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। ये एक ऐसी इमेज थी जो लोगों के आत्मविश्वास को पैदा कर रही थी, लोगों के अंदर की जागृति को लेके आ रही थी। मेरी बात समझ में आ गई। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मेनी डिफरेंट फॉर्म्स एंड इज सर्कुलेटेड इन ए पॉपुलर प्रिंट एंड वाज पेंटेड बाय द डिफरेंट आर्टिस्ट। हर तरीका, अब आप देखिए शिव जी को कई तरीके से लोग बना के दिखाते, भारत माता को कई तरीके, कभी तो फूल में बैठा दिया तो कभी किसी तरीके से बैठा दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनकी इमेजेस को डिजाइन किया गया ताकि लोग चीजों को समझ सकें, और जितने अच्छे से चीजों को समझेंगे उतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा, ठीक है। मूवमेंट टू रिवाइव, ठीक है, इंडियन फोक फ्लोर, ठीक है, फोक लोर, ठीक है, नेशनलिस्ट बिगिन रिकॉर्डिंग द फोक टेल्स एंड संग। अभी मैंने वही बताया, अलग अलग गीत गाए गए थे, रचना की गई। दे टर्न विलेज टुगेदर द फोक सॉन्ग एंड लेजेंड्स, दीस टेल्स दे बिलीव दैट गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर दैट हैड बीन करप्टेड एंड डैमेज्ड, ठीक है, आउटसाइड द फोर्स। इन सबको रचना इसलिए की थी ताकि लोगों के मन में पॉजिटिव ये चीजें आ जाए। और उसी समय हमारे फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर हिमसेल्फ, बंगाल कलेक्टिंग, ठीक है, बैलेज नर्सरी, ठीक है, इन्होंने राइम्स की रचना की, मिथ यानी रहस्य, एंड लेड टू द मूवमेंट ऑफ फोक रिवर्स इन मद्रास, ठीक है। नृत्य शास्त्री पब्लिश अ मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन ऑफ तमिल फोक टेल्स एंड द फोक ऑफ द सदर्न इंडिया। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किए थे, ठीक है। और ट्राई कलर फ्लैग में इसके बारे में बता दूं, 1921 में पहली बार इसको डिजाइन किया गया था और 1950 में इसका फाइनल डिक्लेरेशन हुआ था, 1947 में अडॉप्शन था, ठीक है। तो इसको बहुत सारे पिंगली वेंकैया रमन नाम के व्यक्ति थे, पिंगली वेंकैया, आपको नाम ध्यान रखना है, ही वाज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, और इन्होंने इसको फाइनल डिक्लेरेशन दिया गया था। इसको अलग अलग तरीके, इसकी बहुत सारी रचना हुई, किस दिन इसका इतिहास सुनाऊंगा। रेड ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन, इट हैड 8 लोटस, शुरुआत का जो ये था वो ऐसा था, एंड क्रेसेंट मून, इसमें देखिए यहाँ पे अर्धचंद्र दिखाया है रिप्रेजेंट, जिसमें हिंदू और मुसलमानों का एक तरफ सूरज है और एक तरफ, तो हिंदू और मुसलमान के एकता के प्रतीक के रूप में इसको दिखाया गया था। 1921 में गांधी हैड डिजाइन अ स्वराज फ्लैग, इट वाज अगेन द ट्राई कलर, ठीक है। तो गांधी जी ने बाद में इसमें चरखा डाल दिया था, ठीक है, इस पर बहुत विरोध हुआ था बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, सम इंपॉर्टेंट डेट 1928 से 1819, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, यूपी प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाबा रामचंद्र, ठीक है, 19 गांधीयन गांधी जी के थ्रू हड़ताल देखने को मिली थी, ठीक है, अगेंस्ट, मतलब उनके बिहाफ पे रॉयलेट एक्ट, ठीक है, जलियांवाला बाग, ये तो मैंने बताया, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, ये सब तो आप खुद ही, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। तो ये सब तो मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एक बार आप रिकॉल करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए हर एक घटना के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है दोस्तों, क्योंकि देखिए जब भी कोई घटना घटती है उसका कोई ना कोई एक लॉजिकल रीजन होता है, और हिस्ट्री आपको याद होगी बहुत अच्छे से जब आप चीजों के फैक्चुअल डेटा को समझ सकोगे। जब तक आपको डेटा समझ में नहीं आएगा तब तक आप हिस्ट्री को रिकॉल नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, ये तो मैंने एक बहुत शॉर्टकट रिकैप किया है, लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि आलोक सर कितना डिटेल में इस लेक्चर को लेके चलते हैं। आप सोच के सोचिए कि आपकी बुक में इतना कंटेंट है जो कि 20 से 25 दिन एटलीस्ट, मैं बता रहा हूं मैक्सिमम हो सकता है कि इतना डिटेल, एक एक पेज एक एक घंटे के बराबर है, लेकिन आपका पेपर चल रहा है और पेपर के बिहाफ से मैं इस चैप्टर को खत्म किया हूं। आई होप सो आप चैप्टर को बहुत ज्यादा लाइक करोगे, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना, आपका ऐसा प्यार और इसलिए हमारे साथ बना रहे इसके लिए।